हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परमुटेशन होता क्या है और इसका मैथ में क्या यूज होता है, और हम लोग इसका क्या यूज करके हम लोग किस तरीके से अपने दिए हुए आइटम्स को अरेंज करते हैं। थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम आर ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि हम लोग अरेंजमेंट करना है। जितना भी हमारे पास कुछ नंबर्स दिया हुआ है उनको किस तरीके से लेके अरेंजमेंट करेंगे उसी को कहते हैं परमुटेशन ना। कह रहे हैं ईच ऑफ द अरेंजमेंट यानी हर एक अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम आर ऑल ऑफ नंबर, यानी जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनके सभी नंबर्स या कुछ नंबर्स को लेकर के जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं उसी को कहते हैं परमुटेशन। जैसे समझना, मेरे पास जैसे मान के चलिए दो बॉक्स हैं। एक बॉक्स पे लिखा हुआ है ए और दूसरे बॉक्स पे लिखा हुआ है बी। अब इसको मैं दो तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। एक पहला तरीका ये है कि मैं पहले ए को रखूँ और उसके जस्ट बगल में बी को रख दूँ, या मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले बी को रखूँ और जस्ट उसके बगल में किसको रख दूँ, ए को रख दूँ। इसी को कहते हैं परमुटेशन। यानी जो भी मेरे पास नंबर्स हैं उस नंबर्स को किस तरीके से अरेंज करना है वही हमारा परमुटेशन कहलाता है। थोड़ा और एग्जाम्पल बदल के थोड़ा सा देखते हैं। मान के चलिए अब मेरे पास तीन बॉक्सेस आ चुके हैं। मेरे पास तीन बॉक्सेस हैं। पहला है ए, दूसरा बॉक्सेस है बी और तीसरा बॉक्सेज है सी। अब इसमें से कोई बोल दे कि मेरे पास तीन बॉक्सेज हैं, बट इन तीन बॉक्सेज में से केवल दो बॉक्सेज को लेकर आपको अरेंज करना है। आप कितने तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास टोटल बॉक्स कितने हैं। टोटल बॉक्स जो है वो है, टोटल बॉक्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है मेरे पास तीन। और हमको जो चूज करने की चॉइस है, यानी जो मेरे पास चॉइसेस हैं चूज करने के, चॉइसेस फॉर चूज, यानी जो चूज करने के लिए मेरे पास चॉइसेस हैं वो कितने हैं, दो। मतलब मुझको इन टोटल तीन बॉक्सेस में से दो दो बॉक्स को चूज करके हमको क्या करना है, अरेंज करना। अब देखिए मेरी इच्छा, मैं चाहूँ तो पहले ए को रखूं और ए बॉक्स के जस्ट बगल में किसको रख दूं, बी बॉक्स को रख दूं। फिर मेरी इच्छा, मैं चाहूँ तो बी बॉक्स को पहले रखूं और उसके जस्ट बगल में किसको रख दूं, ए बॉक्स को रख दूं। यानी मेरे पास टोटल तीन बॉक्सेस हैं, बस उसमें से दो बॉक्सेस को लेके चूज करना है। फिर इसी तरीके से हम नीचे भी बढ़ सकते हैं। अब इसी तरीके से हम नीचे बढ़ सकते हैं, चाहे तो मैं पहले बी को रखूं और इसके जस्ट बगल में किसको रख दूं, सी को, या मैं पहले सी को रख दूं और इसके जस्ट बगल में किसको रख दूं, बी को। और इसी तरीके से मैं सी और ए के साथ भी बना सकता हूं। मैं चाहूँ तो पहले ए वाले बॉक्स को रखूं और उसके जस्ट बगल में किसको रख दूं, सी को। और अगर मैं चाहूँ तो सी बॉक्स को पहले रखूं और उसके जस्ट बगल में किस वाले बॉक्स को रख दूं, ए वाले। यानी अगर मैं टोटल देखूं, यहाँ पे मेरे पास कितने चांसेस हो गए एडजस्ट करने के, वन, टू, यानी टू टू फोर टू सिक्स, यानी मैं सिक्स टाइम इसको अरेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा और कोई इसका अरेंजमेंट नहीं बनता। इसी को बस कहते हैं परमुटेशंस। परमुटेशंस का मतलब ये होता है कि मुझको कोई एक नंबर्स दिए गए होंगे, यानी मुझे मेरे पास कुछ चॉइसेस दिए होंगे कि मेरे पास टोटल इतने चॉइसेस हैं या टोटल इतने नंबर्स हैं या टोटल इतने अल्फाबेट्स हैं। उसमें से कुछ खास अल्फाबेट्स को कहेगा कि आप इसको अरेंज करिए, यानी मुझे मेरे को दे देगा कि मेरे पास टोटल चार अल्फाबेट है, ए बी सी डी, और उसमें से बोल देगा कि किन्हीं तीन को एडजस्ट करिए। तो आप एडजस्ट करने के कितने चॉइसेस बन सकते हैं, इसी को कहते हैं परमुटेशन। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। यानी टोटल कुछ बॉक्सेस होते हैं, उसमें से कुछ बॉक्सेस को हमको चूज करने के लिए बोलता है, उसी को कहते हैं परमुटेशंस। परमुटेशंस यानी चूज फॉर, जो चॉइस, सॉरी चॉइस फॉर चूज, जो चूज के लिए हमारे पास चॉइसेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आर लेते हैं और टोटल नंबर्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका यूज हम लोग फार्मूले में कैसे करते हैं, यानी ये बुक में क्या दे करके बताए हुए हैं, जरा हम पढ़ते हैं आगे। फिर कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं ऑल परमुटेशंस दैट इज अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ए बी सी बाय टेकिंग टू एट अ टाइम आर। देखिए इनके पास टोटल कितने लेटर्स हैं, ए बी सी, इनके पास टोटल तीन लेटर्स हैं, जस्ट लाइक हमने एग्जाम्पल लिया। कह रहे हैं उसमें से केवल दो ही लीजिए। ये मेरा आर बन गया और मेरे पास एबीसी जो है ये बन गया एन। अगर मैं आर देखूं टू है और एन, टोटल नंबर्स कितने मेरे पास हैं, तीन है। कहते हैं टेकिंग, अगर आप इसको लेते हैं तो आप कितने परमुटेशन बना सकते हैं, यानी आप टोटल कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने पहला तरीका बताया था ए बी, देखिए ये भी वही बताया है। पहले मैं ए बी रखूंगा, फिर बी ए रखूंगा, बी सी रखूंगा, फिर सी बी रखूंगा, सी ए रखूंगा और ए सी, यानी टोटल कितने तरीके हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। वही तो हम लोग पहले भी देखे। यानी सीधी सी बात है, हमारे पास टोटल कितने लोग हैं और उनको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और उसके अरेंज करने से मुझको कितने तरीके मिलेंगे, इसी को कहते हैं परमुटेशंस। यानी ऑल परमुटेशंस दैट
दैट इज अरेंजमेंट्स, यानी सभी परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, विच कैन बी मेड, जिसे बनाया जा सकता है, फ्रॉम द लेटर से ए बी सी बाई टेकिंग टू एट अ टाइम आर, यानी ए बी सी में से दो को लेकर के हम लोग कितने टाइम्स उसको अरेंज कर सकते हैं, उसी तरीकों को हम लोग देखेंगे। अब आइए, अब हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे फॉर्मूला, क्योंकि अगर मेरे पास 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो हम उसको एडजस्ट कर ले रहे हैं, उसका अरेंजमेंट कर ले रहे हैं, लेकिन अगर मेरे पास 100 लोग आ जाएं, 200 लोग आ जाएं, तो उसका इस तरीके से अरेंजमेंट करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला बनाना जरूरी है। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कह रहे हैं दस द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम इज 6, यानी तीन अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर हम लोग केवल दो दो लोगों को चूज कर रहे हैं, तो मुझे चूज करने के कितने तरीके बन रहे हैं, 6 तरीके, इसके अलावा और कोई तरीके नहीं बनेंगे। नीचे एग्जाम्पल में और कुछ कह रहा है, ऑल परमुटेशन विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर CAT बाई टेकिंग ऑल एट अ टाइम आर, यानी मेरे पास कैट 3 है, लेकिन अभी इस 3 लेटर्स में से सभी लोगों का यूज किया गया, ऊपर मेरे पास 3 थे, 3 में से केवल 2 का यूज किया गया था। अब मेरे पास देखेंगे तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, मेरे पास 3 अल्फाबेट हैं CAT, बट इसमें अभी तीनों का यूज करना है। जब हम तीनों का यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं CAT कैट, फिर A और T का प्लेस बदल सकते हैं, फिर किसका बदल सकते हैं, फिर हम लोग ATC लिख सकते हैं, CACT और TAC TCA, यानी टोटल हम लोग इसको भी 6 तरीके से लिख सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, दस द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज 6, यानी अगर मेरे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट, और तीनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर हम चूज करके क्या करें, बनाए, तो टोटल अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो टोटल 6 तरीके इसके भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट भी लिखा हुआ, आइए इसको भी पढ़ते हैं। नोट, नोट हमेशा इंपॉर्टेंट ही होता है, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं नोट दैट इज परमुटेशन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन इनटू अकाउंट, यानी ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कहते हैं कभी भी परमुटेशन ऑर्डर अरेंज करते टाइम ऑब्जेक्ट्स को जो हम लेते हैं तो कहते हैं टेकन इनटू अकाउंट, यानी इनकी हर एक बात क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। यानी अगर हम कहीं भी परमुटेशंस बना रहे हैं तो उनका हर एक ऑब्जेक्ट का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब समझिए, जैसे मैंने लिखा AB, ये भी मेरा अरेंजमेंट है, अगर मैंने BA लिख दी गया तो ये भी मेरा अरेंजमेंट है, हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, सॉरी ये दोनों कभी हम लोग एक नहीं बोल सकते, ये मेरा एक अलग तरीका है और ये मेरा एक दूसरा अलग तरीका है। यानी वही कह रहे हैं कि परमुटेशन में ऑर्डर अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी अगर आपने किसी भी ऑर्डर को इधर से उधर किया तो एक नया परमुटेशन बन जाएगा, यानी वो सेम नहीं होगा। कह रहे हैं व्हेन द ऑर्डर इज चेंज, देखिए आगे बोले ना कि जैसे हम ऑर्डर चेंज करते हैं और डिफरेंट परमुटेशन इज ऑब्टेन्ड, यानी जैसे मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तुरंत मुझे एक अलग तरीके का परमुटेशन मिल जाएगा। यानी जब भी हम परमुटेशन करेंगे तो मेरा ऑर्डर अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब होता है जिस बात पे बहुत ज्यादा जोर दे के कही जाए, यानी ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यानी अब हम लोग सीधे ओवरऑल जितनी भी अभी तक कहानी पढ़े इसका ओवरऑल मतलब क्या निकला, कि मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स में से मुझको मान के चलिए मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एन, उसमें से बोलेगा कि 3 ऑब्जेक्ट को बस चूज करके आप कितने तरीके से उसे रख सकते हैं, तो उन्हीं रखने के तरीकों की हम लोग बोलते हैं परमुटेशंस, और परमुटेशंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फार्मूले आगे उसके हम पढ़ने वाले हैं। अब फिर आगे देखते हैं, फिर कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कह रहा दस इन द एबव एग्जांपल फर्स्ट AB एंड B आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स एंड CTA एंड ATC एक्सेट्रा आर डिफरेंट परमुटेशंस। अगर हम लोग देखें तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेरे अरेंजमेंट हैं, लेकिन अरेंजमेंट में अगर मैं देखूंगा तो ये AB है लेकिन BA है, अरेंजमेंट अलग है। लेकिन अगर उसकी तरीके से देखा जाए तो मेरे पास CAT है, CTA है, अगर मैं देखूं तो सारे लेटर्स तो सेम ही है ना, लेकिन इनका जो परमुटेशंस वो भी क्या है, वो भी डिफरेंट ही है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि परमुटेशन में ऑर्डर अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। चलिए अब फिर उसके ऊपर से आगे इन्होंने कुछ और कहा, कह रहे लेट R एंड N बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे कुछ हमको कहानी बताए हैं कि देखिए जैसे मान के चलते हैं N मेरे पास टोटल नंबर होगा और R क्या होगा, उसको चूज करने के मेरे पास नंबर्स होंगे। तो क्या कह रहे हैं, जैसे हमेशा कहते हैं R की जो वैल्यू होती है, R क्या होता है, हमेशा N के बराबर या N से छोटा होता है, या 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। बहुत ही एकदम सिंपल सी बात है। अब इसका मतलब समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। मान चलिए आपके पास टोटल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स में से या तो आप चारों को चूज कर सकते हो, या 3 चूज कर सकते हो, या 2 चूज कर सकते हो, या 1 चूज कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि को ना चूज करो, एक भी नहीं चूज करोगे तो एक के नीचे चले जाओगे। तो आर की कंडीशन क्या हुई, आर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, यानी आर मैक्सिमम हो सकता है 4,
और आर मिनिमम कितना हो सकता है 1, यानी आर की अगर मैं कंडीशन देखूं, आर की बात अगर मैं करूं तो आर क्या हो सकता है, या तो 4 के बराबर या 4 से छोटा। ध्यान समझिएगा, आर या तो 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा, या दूसरी बात या तो वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। आर क्या होता है, चूज करने की चॉइसेस। तो चूज करने की चॉइसेस टोटल नंबर के बराबर या उससे कम हो सकती है। ऐसा थोड़ी ना रहे मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट और मैं बोलूँ 6 चूज करो, जब 5 है तो 6 चूज कहाँ से करूंगा। यानी जो मेरा चूज करने का चॉइस होगा वो गिवन नंबर के बराबर या उससे कम हो सकता है। यानी मैं बोल सकता हूँ 6 में से 2 को चूज करो, तो पॉसिबल है ना। यानी आर हमेशा गिवन नंबर्स के बराबर या उनसे कम हो सकता है, लेकिन हमेशा 1 के बराबर या 1 से ज्यादा होगा। फिर आगे कुछ कह रहे हैं, परमुटेशन जो अलग अलग डिफरेंट नंबर के होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एनपीआर से या पीएनआर, दोनों की बात सेम है। या मैं बोलूं एनपीआर या इसको मैं ऐसे लिख दूं पीएनआर, दोनों बात कर रहे हैं बराबर है। अब ये कैसे बना, अब इस फार्मूले को हम लोग नेक्स्ट अगले वाले पेज पे देखते हैं, यानी ये कैसे काम कर रहा है ये। चलिए अब यहाँ पे कहते हैं परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब हमारे पास सभी परमुटेशन जब भी निकलेगा जब सभी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो। जैसे मेरे पास ए बी सी डी, मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, चारों डिफरेंट डिफरेंट, इनका परमुटेशंस निकालते कैसे। तो परमुटेशंस निकालने का तरीका कह रहे हैं, पी एन आर क्या होता है, एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर प्लस वन। यानी ये लाइन बाय लाइन हम लोग क्या रखते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को रख रहे हैं। पहले इसको समझते हैं, फिर हम सीधे फार्मूले को प्रूव करेंगे कि कहानी क्या कहना चाह रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान के चलिए मेरे पास ए बी सी डी, मेरे पास टोटल 4 अल्फाबेट हैं। यानी मेरे पास एन की अगर वैल्यू पूछी जाए तो एन मेरे पास हो गया 4। और मैं बोल रहा हूँ कि चारों को रख के आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो मेरे लिए आर भी कितना बन गया 4। समझने की कोशिश करिएगा। और इसमें से कह रहे हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे की जगह पे हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। कहता रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट अलाउड, यानी समझिए, यानी मैं ऐसे नहीं भर सकता ए यानी चारों की जगह पे ए ही फिल कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहे हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी अगर आपने ए रख दिया तो बस ए के अलावा अब दोबारा ए नहीं आ सकता। बाकी हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं ए बी सी डी उसमें से कोई भी आ सकते हैं। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड दिया हुआ है। तो अब कहानी समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, ये फार्मूला कैसे बनेगा। अब आइए मान चलिए आपको अरेंज करना है, टोटल अरेंजमेंट में 4 लोग आना चाहिए। अब कहानी समझिए, मेरे पास 4 बॉक्सेज में बना रहा हूँ। ये मेरा पहला बॉक्स हो गया, मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ दूसरा, एक और बॉक्स बनाता हूँ तीसरा, और इसके एक बगल में एक और बॉक्स बना देता हूँ चौथा। 4 बॉक्स हो गए। अगर मैं पहले बॉक्स में देखूँ तो इस बॉक्स में मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, मेरे पास इस बॉक्स में रखने के 1 2 3 4 टोटल 4 चॉइसेस हैं। यानी मैं पहले बॉक्स में ए को भी रख सकता हूँ, बी को भी रख सकता हूँ, सी को भी रख सकता हूँ, डी को भी रख सकता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलती से ए इसे रख दिया, अब आपको जब नेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है। इसका मतलब अब दोबारा आप ए नहीं रख सकते। जब आप दोबारा ए नहीं रख सकते तो आपके पास बचे कितने चॉइसेस, अब मेरे पास बचे केवल 3 चॉइसेस। ये सभी पे लागू होता है। अगर आपने ए रखा तो भी आपको 3 मिले, अगर आप बी रख देंगे तो बी गायब होगी तो भी 3 मिले, अगर आपने सी रखा तो ए बी और डी यहाँ पे रख सकते हैं, या आपने डी पहले पे रख दिया तो ए बी सी आप दूसरे बॉक्स में फिल करेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यानी पहले वाले बॉक्स में तो मेरे पास 4 चॉइसेस है, मैं किसी को उठा के डाल सकता हूँ, लेकिन जिसे मैंने डाल दिया अब उसे मैं रिपीट नहीं कर सकता। यानी नेक्स्ट वाले बॉक्स में केवल मेरे पास 3 चॉइसेस होंगे। उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट में जाऊंगा तो मेरे पास 2 चॉइसेस होंगे। मान चलिए मैंने पहले में ए डाल दिया, दूसरे में बी डाल दिया, तो मेरे ए और बी की कहानी खत्म हो गई ना, बचा केवल कौन, सी और डी। यानी दूसरे में सी और डी केवल डाल सकते हैं। अगर मान चलिए मैंने तीसरे में सी डाला तो लास्ट वाले में केवल मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। यही होता है अरेंज करने का तरीका। अब अगर मैं फार्मूले के फॉर्म में इसको सेट करूं तो फार्मूले के फॉर्म में इसको सेट करना बहुत ही आसान होता है। चलिए आइए सेट करते हैं, लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो अगर मैं लाइन से देखूं, देखिए अगर मैं पहले वाले बॉक्स की बात कहानी करूं तो पहले वाले बॉक्स में मैंने बोला है ए बी सी डी को कितना बोला, एन से रिप्रेजेंट किया, तो मैं ए बी सी डी की जगह एन रख सकता हूँ कि नहीं। मान चलिए अगर मुझको ये श्योर ना हो कि मेरे पास कितने एलिमेंट हैं तो मैं उसको बोलूंगा ना मेरे पास एन लोग हैं। अभी तो यहाँ पे श्योर था 4 है। अगले में अगले बॉक्स में कितने फिल किए जाएंगे, अगले में फिल किए जाएंगे n माइनस वन, यानी फिर एक कम होगा। उसके अगले में कौन जाएंगे, फिर अब बोलेंगे n माइनस टू, यानी ये सीरीज इसी तरीके से चलती जाएगी n माइनस थ्री तक। अब यहाँ पे ये खत्म तो यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा। यानी ये हो गया मेरे अरेंज करने का तरीका। उम्मीद ये समझ में आ गया होगा। यानी इसी तरीके से मैं किसी को भी अरेंज कर सकता हूँ। यही तो रखने का तरीका है, इसी को तो परमुटेशन बोलते हैं। बट इससे मुझे फार्मूला बनाना है। चलिए अब एक बात और समझते हैं। ये तो बात की बात थी
बट यहाँ पे लास्ट में n माइनस आर प्लस वन, इसका क्या मतलब होता है? चलिए अब इसको भी एक बार बहुत ध्यान से समझ लेते हैं कि ये लास्ट में ये क्यों लिखा। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। यानी ये मेरे रखने के तरीका में n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री कैसे आया, वो इसी तरह। यानी हम लोग क्या करेंगे, पहले सेम जितने एलिमेंट्स होंगे सबको लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे, उसके आगे दो कम करेंगे, उसके आगे तीन कम करेंगे, कम करते करते चले जाएंगे। n चार था, चार में से कम किए कितने बचे? तीन। चार में से दो कम किए दो, चार में से तीन कम किए तीन, और सॉरी एक। अब हमको लास्ट वाले टर्म्स की बात करनी, एकदम जो सबसे लास्ट है। यानी ये फार्मूले में इसका क्या मतलब है, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है। और आगे होता तो n माइनस थ्री, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म। यानी किसी भी, यानी समझिएगा, और लास्ट है ये लास्ट टर्म। यानी किसी भी परमुटेशंस में जो लास्ट टर्म होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। ये हटा देते हैं, उम्मीद ये समझ में आ गया होगा। चलिए, यानी हमको क्या देखना है कि लास्ट टर्म कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो मेरा, अगर मान के चलो मेरे पास टोटल आर इज इक्वल टू, जैसे मेरे पास मान के चलो चार चॉइसेस हैं, तो चार चॉइस अगर मेरे पास आर के हैं, समझते हैं मेरे पास आर के टोटल चार चॉइसेस हैं। अब ये चार चॉइस काम कैसे करेंगे, इन्हीं की हम कहानी समझते हैं। अगर मैं चार चॉइसेस की बात करूं तो मेरे पास टोटल चार चॉइसेस बनेंगे ना, वन, टू, थ्री, फोर। पहले आप फिल करोगे, फिर दूसरा फिल करोगे, फिर तीसरा फिल करोगे, फिर चौथा। यानी आप लास्ट फिल करने से पहले कितना फिल कर चुके हो? लास्ट फिल करने से पहले आप तीन फिल कर चुके हो कि नहीं? यानी आपने तीन चॉइसेस फिल कर लिया लास्ट फिल करने से पहले। तो मुझको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कौन सा लास्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मैंने पहले कितने टर्म भर चुके हैं ना। लास्ट पता करने से पहले, जैसे मान के लो मैं वो बोल दूं कि मेरे पास, मैंने टोटल चार फिल कर चुके हैं, बस एक लास्ट बचा है। क्या बोलूं, मेरे पास मैंने टोटल चार टर्म भर लिए, चार टर्म फिल कर लिए, एक लास्ट बचा है। यानी आप बोल सकते हो ना, टोटल टर्म कितने रहे होंगे? टोटल टर्म पांच रहे होंगे, तभी ना उसने चार भर चुका और लास्ट बचा हुआ है, तो टोटल मिला के हुआ पांच। यानी अगर मुझको जब भी लास्ट निकालना हो, तो लास्ट निकालने के लिए जरूरी है ये पता करना कि पहले कितने भरे जा चुके हैं। तो पहले कितने भरे जा चुके हैं, उसका सबसे आसान तरीका है कि टोटल टर्म में से एक घटा दो, बस ये लास्ट पता कर देगा। अब देखो, टोटल टर्म मेरे चार है, और जैसे उसमें से एक घटाओगे बचेगा कितना? तीन। यानी अगर मैं देखूं तो क्या बोल सकता हूं, मेरे पास टोटल चार टर्म थे, चार टर्म में से तीन भरे जा चुके हैं और एक अभी क्या है, बचा है। जब मेरे पास चार कन्फर्म था तब तो मुझे पता ही है कि लास्ट मुझे एक टर्म फिल करना है। लेकिन जब मेरा आर क्लियर नहीं होगा तो मैं उसको क्या लिखूंगा, आर माइनस वन। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कोई पूछे कि लास्ट टर्म से पहले आपने कितने टर्म फिल किए, तो लास्ट मेरा तो चौथा है ना, तो चौथे टर्म से पहले आपने कितना फिल कर लिया? तीन। लास्ट चौथा बचा हुआ है। अगर मेरा आर कन्फर्म नहीं होगा, यानी गिवन नहीं होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने आर माइनस वन फिल कर लिए हैं। यानी लास्ट टर्म से पहले ही मैंने आर माइनस वन फिल कर लिया है। आर माइनस वन मैंने क्या कर लिया है, फिल कर लिया है। अब मुझको केवल लास्ट फिल करना है, और हमको पता है इन्हीं टर्म को किस में से घटाते हैं, एन में से घटाते हैं कि नहीं। यानी जो हमारे टर्म होते हैं उनको एन में से ही तो घटा के हम लोग अगला टर्म पता करते हैं कि इसके बाद कौन हो, एन, एन के बाद एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे ना पता करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो आओ, तो मैं देख रहा हूं कि ये मेरा क्या बन रहा है, आर एन माइनस वन, ये पिछले टर्म बन रहे हैं। यानी बैक के जितने टर्म हैं वो सारे के सारे आर माइनस वन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लास्ट टर्म के लिए मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा, देखो लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को मैं बोलूंगा एन माइनस, पिछले सारे कितने भर चुके हैं, आर माइनस वन भर चुके हैं। अब यहाँ पे इसका फार्मूला यहाँ से समझना, जैसे मैं बोलूं, मैं ये ऐसे, ये चार बॉक्सेस थे, ठीक है, चार बॉक्सेस को समझो। यानी मैं अगर मैं देखूं तो पहले में आपने क्या फिल किया होगा, एन फिल किया होगा, ठीक। दूसरे में क्या फिल किया होगा, एन माइनस वन, यानी आपने एक और घटाया। उसके अगले में से क्या घटाया है, एन माइनस टू घटाया। लास्ट में आपने क्या घटाया, एन माइनस थ्री। तो आप थ्री की जगह पे क्या लिख रहे हो, आप थ्री की जगह पे ये फार्मूला लिख रहे हो ना। थ्री की जगह पे आपने कौन सा फार्मूला लिख दिया, थ्री की जगह पे आपने फार्मूला लिख दिया आर माइनस वन। थ्री भी तो यही बना रहा है ना। यानी अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं तो लास्ट टर्म की जगह पे आप ये फार्मूला लिख सकते हो, एन माइनस आर माइनस वन। यानी पिछले सारे टर्म को जैसे ही आप एन में से घटाओगे तो ही मेरा क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी देखो, आप
देखेंगे तो आपका पिछला टर्म पता करने के लिए आपने क्या किया, 4 - 1 3, सही बात है। यानी यहाँ पे आपने क्या करना था, यहाँ पे आपको 3 ही ना घटाना था, सॉरी यहाँ पे आपको कितना घटाना था, 3 ही ना घटाना था सबसे लास्ट टर्म में। तो सबसे लास्ट टर्म में जब n-3 लिखे थे, आप n-3 की जगह ये फार्मूला लिख सकते हो कि नहीं। यानी मैं ऐसे कर दूँ, फिलहाल रुकिए मैं मिटा देता हूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान सा चीज़ है। मैंने एक फार्मूला बनाया r-1, ये मेरा कौन सा टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। अब चलिए मेरे पास r कितने हैं, 4 - 1, तो लास्ट टर्म कितना आया, 3। अगर हम लोग यहाँ पे भी को देखें लाइन बाय लाइन जब घटाते आए थे n-2 n-3 मैंने लिखा। अगर हम लोग फार्मूले की बात करें, लास्ट मेरा कौन है, लास्ट मेरा 3, तो क्या मैं 3 की जगह पे r-1 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि उसी फार्मूले से तो बना है r-1। इसीलिए अगर मैं देखूंगा तो लास्ट टर्म की जगह लिखा है n-r+1, यानी इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये होगा n -r माइनस माइनस बन जाएगा +1, यानी लास्ट टर्म हमेशा याद रखना, यही फार्मूले में यूज होता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी मुझे कहीं पर भी टर्म्स का लाइन से बनाना हो, यानी टर्म अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, n, अगला टर्म क्या होगा n-1, उसका अगला कौन सा टर्म होगा n-2, n-3, n-4, इसी तरीके से चलेगा। अगर मुझको नहीं पता कितने टर्म हैं तो लास्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे n-r+1 से, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-r+1, ये मेरा लास्ट टर्म होगा। इसी को हम लोग अरेंज करने का तरीका समझते हैं। चलिए अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे पलटी मारते हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया, अब हमारा फार्मूला कैसे बनता है ये मुझे ध्यान से समझना पड़ेगा। फार्मूला भी बनाना बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। इतना समझ लीजिए कि आप ना जब हर चीज समझते चलेंगे तो इसमें कुछ भी कठिन लगने वाला नहीं है। अगर आप नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए कि हर एक चीज कठिन ही है, क्योंकि मैथ जितना समझने में आसान है उतना ही कठिन। अगर आपने समझ लिया तो आसान है, यानी बस मैथ को ना रटने की कोशिश ना करिए, समझने की कोशिश करिए। समझते जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस इजी लगते चले जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो कठिन लगेंगे। मैंने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया कि n-1 n-2 n-3 क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पे एक फार्मूला जो बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ये नीचे प्रूफ किया है कि फार्मूला इसने कैसे बनाया। चलिए अब हम लोग भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि PNR या हम लोग NPR जो लिख रहे हैं, दोनों की बात बराबर, आप कोई चीज लिख सकते हो। तो NPR इज इक्वल टू, हमने ये वाली बात तो समझ ली कि मैं लाइन से किसी भी चीज को लिख सकता हूँ। यानी मैं अगर देखूं 4 लोग थे तो पहले पे मैं लिखूंगा 4, दूसरे प्लेस पे मैं कितने लोगों को रख सकता हूँ, अलग अलग 3 लोगों को रख सकता हूँ। उसके अगले पे मैं अलग अलग 2 लोगों को रख सकता हूँ, उसके अगले पे 1 रख सकता हूँ। टोटल मेरे पास अगर मैं बोलूँ 4 लोग हैं, 4 लोगों को अगर बारी बारी से रखना है और मेरे पास 4 चॉइसेज हैं, तो टोटल कितने बार हम लोग रख सकते हैं, 4 × 12 = 24, यानी टोटल 24 टाइम्स हम लोग किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। और तो आपने ये चीज देख लिया। अब इसको फार्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखा n-2 यहाँ तक लिखा। अब इसमें कुछ नहीं करते हैं, हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग सीरीज आगे बढ़ाएं तो हमेशा एक एक कम ही ना करते जाते हैं। जैसे मैं मान के चलो 4, 4 के बाद क्या करते हैं हम लोग, 3 2 1 करते हैं ना। इसी तरीके से अगर हम लोग इस वाले सीरीज को घटाएं, यानी मैं मान के चलो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n क्या होता है, n-1, उसके नेक्स्ट में कौन आता है n-2, उसके आगे कौन आता है n-3। ये हमेशा एक एक घटते ही जाता है ना। तो जब ये घटेगा तो जरूर कहीं ना कहीं कभी ये 3 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 1, लास्ट में 1 बनेगा कि नहीं, ये तब तक घटेगा जब तक लास्ट में 1 ना बन जाए। तो 1 आने से पहले 2 भी आएगा, 3 भी बनेगा। ये होता है फैक्टोरियल n का रिप्रेजेंटेशन। बीच में कुछ भी है, सीरीज यही होती है ना। अगर हम भी देखें तो कुछ यही लग रहा है मुझको भी। यानी हम लोगों ने क्या करा, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ऊपर नीचे n-r और 3 to 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसमें, तो देखेंगे मुझको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस लाइन में अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें कुछ फर्क पड़ने वाला, कुछ ना फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम है, कट जाएगा। अब लेकिन देखिए एक सीरीज बन गई n-1 n-2 n-r+1, यानी हर हाल में ये एक एक कम होते जा रहा है। फिर n-r प्लस में से घटाओगे तो -1, एक खत्म होकर आर ही बचेगा ना। घटते घटते कभी कम जमाना ऐसा आएगा कि ये 3 2 1 पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ऊपर जो हम लोगों की सीरीज बन गई वो किसकी सीरीज बन गई, वो तो फैक्टोरियल n की सीरीज बन गई कि नहीं। यानी अब हम लोग ऊपर की पूरी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। अगर मैं नीचे की सीरीज देखूं तो नीचे की सीरीज किसकी स्टार्ट है, जहां से शुरू होता है वो उसी का फैक्टोरियल होता है। ये तो हम लोग पढ़े ना। जैसे मैं मान चलो फैक्टोरियल 6 निकालो तो क्या आता है 6 5
4 3 2, तो जो पहला बनता है वही तो फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल 6 हो गया। अगर मैं बोलूँ 7, तो 7 को क्या लिखता हूँ, 7 6 5 4, जो भी कुछ लिखता हूँ तो यही तो फैक्टोरियल बना। इसका मतलब ये कहाँ से शुरुआत हुआ, ये तो n माइनस आर से शुरू हुआ। इसका मतलब ये फैक्टोरियल किसका होगा, ये फैक्टोरियल होगा फैक्टोरियल n माइनस आर का ही। यानी अब हम लोग n माइनस सॉरी एन पी आर को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपान n फैक्टोरियल n माइनस आर। ये बन गया मेरा फार्मूला किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी किसी का भी अगर हमको ये पता करना है नंबर ऑफ परमुटेशन, तो हम लोग हमेशा इसी फार्मूले का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा ये फार्मूला क्यों बना दिया गया। अब चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं कि ये काम कैसे करेंगे इसमें, और ये डिटेल्स में कैसे। ये फार्मूला तो समझ में आ गया, बहुत आसान सा था, हल्का सा बस इसमें सेंस लगाना था, ये सारी डिटेल्स वैसे ही कंप्लीट हो जाती। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा कोई, सोच लेते हैं एक मिनट, पहले सभी रेज कर लिया जाए कि ये होता क्या है। चलो पहले हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। मेरे पास 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। तो मेरे पास समझ में आ गया, एन मेरे पास 4 है, मैं आर मान लेता हूँ, आर को मैं मान लेता हूँ 2, यानी मुझको 4 लोगों में से केवल 2-2 का पेयर बनाना है। चलिए 4 लोग हैं, 4 में से केवल 2-2 का पेयर बनाना, तो मैं पहला पेयर क्या बनाऊंगा, ए बी का बना सकता हूँ। दूसरा पेयर किसका बना सकता हूँ, बी ए का बना सकता हूँ। चलिए नीचे आते हैं अब, इसी तरीके से मैं बी सी का बना सकता हूँ, सी बी का बना सकता हूँ, ए सी का बना सकता हूँ, सी ए का। अब इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइसेस नहीं। टोटल नंबर कितने थे मेरे पास, 4। 4 में से मैंने को कितने कितने लोग चूज करने थे, 2, तो ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यानी हम लोग कितने तरीके से इसको अरेंज कर लिए, 6 तरीके से अरेंज कर लिए। यानी यहाँ पे मैंने लिख के बनाया। अब अगर कोई कह दे कि नहीं भैया आप ऐसे ऐसे बॉक्सेज लिखिए ना, यानी आप ऐसे ऐसे लिखिए ना जो आपने लाइन से लिखा, ये लिखने के बजाय आप ना डायरेक्टली बता दीजिए, डायरेक्टली सॉल्व करके किसी तरीके से बताइए कि ये कितने परमुटेशंस बनाएंगे, यानी कितने नंबर्स इसमें आएंगे। तो थोड़ा सा कठिन होगा ना, इसके लिए तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा। अब देखते हैं फार्मूला क्या सच में काम करेगा, क्या सच में 6 लेके आ रहा है जो ये बनाए हुए हैं लाइन से। यानी कह रहे हैं कि आप ना n-1 और n-2 n-3 करके मल्टीप्लाई करो। चलो अब हम लोग समझते हैं। तो पहली बात अगर हम लोग समझें डायरेक्टली वाला समझें, यानी मैं अगर डायरेक्टली की बात करूं, मेरे पास टोटल थे कितने, टोटल थे मेरे पास 3। अगर मैं तीनों को एडजस्ट करता, तो मैं तीनों को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या लिखता, सबसे पहले हम लोग लिखते एन, एन की जगह पे क्या लिखते, एन की जगह पे आप ना लाइन बाय लाइन लिखते चलते कि मेरे पास क्या होते, पहली प्लेस पे तो 3 आते ही, ठीक। दूसरी प्लेस पे क्या आते, दूसरी प्लेस पे आते 2, फिर तीसरी प्लेस पे कितने आते, 1। यानी अगर मैं देखूं एक एक घटाते लेके चला तो 3 2 जा क्या आ गया, 6। चलिए फार्मूले से सॉल्व करते हैं, फार्मूला क्या कहता है, क्या सच में मजेदार चीज है। आइए, तो हम लोगों का जो फार्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एन पी आर इज इक्वल टू, कह रहा फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन की बात करते हैं। एन की जगह पे कितने हैं मेरे पास, 3। आगे फिर उसके बाद उसने लिखा फैक्टोरियल एन माइनस आर, चलो मैं भाई इसको भी लिखता हूँ। एन की जगह पे कौन है, 3, माइनस आर कितना है, 2, यानी एक ही को तो छोड़ा। अब अगर मैं फैक्टोरियल 3 को ओपन करूंगा, 3 2 1, और अगर मैं यहाँ पे घटाऊंगा 3 में से 2 घटाया 1, और यहाँ पे भी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 1 से 1 कैंसिल, ना कट करेंगे तो भी कोई मैटर नहीं, 6। देखिए क्या इजी सा था। यानी इस तरीके से हम लोग जैसे फार्मूले का यूज किए, तुरंत हम लोगों ने बता दिया कि अगर मेरे पास 3 लोग हों, 3 लोगों में से केवल 2-2 लोगों का लेकर के अगर हमको पेयर बना करके काम करना, तो टोटल कितने तरीके से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, टोटल 6 तरीके से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यानी टोटल हम लोगों का जो एनपीआर की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 6। यानी क्या मजेदार चीज था कि नहीं। यानी अगर हम लोगों को कोई भी चीज अरेंज करना होगा तो आप लोग इस फार्मूले का यूज करके आप किसी भी चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमेशा काम आएगा, क्योंकि आपका कभी कभी नंबर्स कम भी आएंगे, कभी कभी नंबर्स क्या हो सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। जब कहेगा फुल इंटू फुल, टोटल का अगर आपको निकालना, तो टोटल भी हम लोग केवल 6 ही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आप अगर यहाँ पे लिखेंगे आर की वैल्यू अगर आपने 3 किया, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 0 बन जाएगा, और फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू कितनी मानी जाती है, 1 ही मानी जाती है। अब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, आइए कहानी इसकी भी समझते हैं। अब ये ऐसे समझिएगा, थोड़ा और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल था ना। छोटे एग्जाम्पल में आपको उम्मीद है और समझ में आएगा फैक्टोरियल 0 को हम लोग 1 क्यों ले रहे हैं। बहुत बड़े एग्जाम्पल में ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ के देखेंगे ना तो फिर फील भी आएगा। हो सकता है फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना। अब यहाँ पे कहानी समझिए।
देखिए जैसे मान के चलिए मेरे पास कुल 2 ही लोग हैं, मैं मानता हूँ एन भी 2 है और अरेंज भी 2 को ही करना है। मैं बोला इसमें से ऐसा नहीं है कि 2 है तो एक को अरेंज करो, नहीं, 2 लोग हैं दोनों को अरेंज करना, बड़ा सिंपल सी बात है। यानी आप अगर अरेंज करने का तरीका पढ़ोगे तो हम लोगों ने पढ़ा है टोटल नंबर, फिर टोटल में से क्या करो, एक कम करो, फिर कितना कम करो, 2 कम करो। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं, टोटल है ही है 2, फिर आगे क्या होगा 2 माइनस 1। अब इसके आगे हम लोग जैसे जाएंगे तो क्या बनेगा 2 माइनस 2, हमको वहां तक जाना ही नहीं है, क्योंकि जैसे 2 माइनस 2 करोगे 0, सब खत्म हो जाएगा। यानी अगर हमें देखें तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1, यानी लास्ट 1 पे ही ब्रेक लगा देना, तो कितना आंसर आया 2। ये बात एकदम क्लियर हो गई। यानी ए बी को केवल 2 तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, तो आप उसे खुद ए बी लिखिए, या जब अरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा बी ए। इसके अलावा कोई और तरीका है एडजस्ट करने, जीवन में नहीं ढूंढ पाएंगे, या तो आप ए बी रखिए या तो आप बी ए रखिए। अब अगर आप हम लोग इसको परमुटेशन फार्मूले से लगाएं, तो एन भी 2 है और आर भी 2 है, तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है, अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखिए, पहले कहता है फैक्टोरियल एन लिखो, फैक्टोरियल एन में कौन हो जाएगा 2, फिर कहता है एन माइनस आर लिखो, फिर हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल एन में 2 माइनस 2। अब भैया ऊपर बचा 2 इंटू 1 और नीचे क्या बच गया फैक्टोरियल 0। अगर मैं फैक्टोरियल 0 को 0 कर दूंगा तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आपको आंसर सही लाने के लिए फैक्टोरियल 0 को 1 बोलना पड़ेगा। यह लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हमेशा फैक्टोरियल 1 को 1 माना जाता है, क्योंकि आपका अरेंजमेंट कहीं पे गड़बड़ ना हो। यानी अगर हम देखें टोटल अरेंजमेंट, जब टोटल नंबर्स को टोटल अरेंजमेंट में एडजस्ट करते हैं, यानी टोटल मेरे पास अगर 3 लोग हैं और तीनों को अरेंज करना है, तो हमेशा फैक्टोरियल 0 ही बनने वाला है। यानी वहां पे आपका रेंज जो है वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं होने वाला है। तो आपको सीधे सीधे आप ना, तो उस टाइम अगर आप 0 को छोड़ के नहीं आ पाए ऐसे फार्मूला, यानी अगर आपको कह दे n इज इक्वल टू 3 है और r इज इक्वल टू 4, तो आप फार्मूला सीधे ये बोल सकते हो फैक्टोरियल n। क्वेश्चन सही है, क्योंकि n माइनस आर ऑलरेडी 0 होने वाला है, तो हमको काम किस पे केवल करना है, फैक्टोरियल n पे ही काम करना है। यानी मेरे पास 4 लोग हैं, चारों को एडजस्ट करना है, तो फैक्टोरियल 4। 5 लोग हैं, पांचों को एडजस्ट करना, फैक्टोरियल 5। यानी हमको ये नीचे n माइनस आर लाना ही नहीं है। n माइनस आर लाते कब है, जब कुछ लोग मेरे में से गायब हो जाते हैं। जैसे समझिए ध्यान से, जैसे मेरे पास बोलते हैं 4 लोग थे, तो मैं बोलूंगा ना फैक्टोरियल 4, लेकिन 4 में से चूज केवल कितने को करना है, 2 को करना है। 2 गायब हो गए कि नहीं, तो मैं बोलूंगा 4 लोग थे, 4 में से 2 गायब हो गए, तो बाकी के कितने हो गए, हमारे पास 2 लोगों की अरेंजमेंट कम हो गई कि नहीं। यानी टोटल 4 गुड़े 3 होगा, और गुड़े क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और नीचे भी सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे फैक्टोरियल 2, ये कट गया, यानी 12। क्यों, क्योंकि 2 लोग तो भाग गए। अगर 2 लोग हमारे कम होंगे तो उतने को मुझे अरेंजमेंट में से कम करना पड़ेगा कि नहीं। तो उन्हीं अरेंजमेंट को कम करने के लिए नीचे हम लोग फैक्टोरियल n माइनस आर का यूज करते हैं। उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर हमको कहीं पर भी बोले 10 लोग हैं, 10 लोगों को एडजस्ट करना है, तो फैक्टोरियल 10 ही बोलेंगे। अगर बोलेंगे 10 लोग हैं, 10 में से केवल 8 को एडजस्ट करना है, यानी मेरे पास 2 लोगों की अगर कमी हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे n माइनस 2, यानी जो गायब हो रहे हैं, सॉरी n माइनस 8 कर लेंगे, क्योंकि 8 लोगों में से 2 क्या हो जा रहे हैं मेरे पास, गायब होने वाले हैं। यानी ओ सॉरी गलती हो गई थी, यानी मैं ये बोलूं कि मेरे पास, समझिए मेरे पास बोल दूं कि मेरे पास कितने लोग हैं, मेरे पास 10 लोग हैं, 10 में से केवल 8 लोगों को बनाना है, तो मेरे पास से गायब कितने होने वाले हैं, 2 लोग गायब होने वाले हैं, यानी फैक्टोरियल 2। 2 का मतलब क्या होगा फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 सब में से गायब होंगे तो उनका मल्टीपल लेते हैं, और उतने को टोटल में से क्या करते हैं, टोटल में से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करके खत्म कर देंगे। चलिए अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर अब देखते हैं कि इसमें कुछ कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ चलेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन डायरेक्टली देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर NPN मिलेगा तो फैक्टोरियल n, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। NPN का मतलब होता क्या है, यानी n भी मेरा 4 हो और बोल रहे 4 लोग हैं, चारों को चूज करना हो, यानी r भी 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, n जो 4 है वो क्या है, r 4 के बराबर है। तो मैं सीधे क्या बोल सकता हूँ, मैं सीधे बोल सकता हूँ कि n बराबर है r के, या मैं बोल सकता हूँ n बराबर है n के। इस कंडीशन में NPN क्या बनता है, फैक्टोरियल n। अरे 4 लोग हैं, चारों को चूज करो। अब 4 लोग हैं, चारों को चूज करेंगे तो फैक्टोरियल 4 ही बनेगा। बाकी हमको n माइनस आर, नीचे कोई गायब है हो नहीं रहे, तो उनकी अरेंजमेंट गायब करनी है नहीं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नीचे में दूसरे में क्या कह रहे हैं, ओ दूसरे में इन्होंने बताया फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। कहते हैं पुटिंग r इज इक्वल टू n NPR n माइनस आर वी गेट n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0। तो कहते हैं दस इट मेक्स सेंस टू डिफाइन फैक्टोरियल। तो मैंने पहले ही बता दिया कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों ले रहा है। अगर आप नहीं लेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत। जैसे 2 लोग हैं, दोनों को एडजस्ट करना, तो ए बी या तो बी।
अरेंज करने के दो तरीके बने, फार्मूले से तो नीचे 0 बन जा रहा था, तो उससे तुम्हारा गलत हो जाता ना। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को सही करने के लिए हमेशा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू को 1 कंसीडर किया जाता है। कुछ यहाँ पे रिमार्क्स करके कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप देखेंगे तो क्या लिखा है, कहते हैं NP0 हमेशा 1 के बराबर आता है। अब NP0 क्या होता है समझिए, मेरे पास 4 लोग हैं, अब ये हमको समझना NPR होता क्या है। N मतलब क्या होता है, टोटल लोग, और R मतलब क्या होता है, चूज करने की चॉइस। अब मान चलो मेरे पास 10 लोग हैं, 10 लोगों को कह रहे हैं कि एक ही बार चूज करना, भैया एक बार चूज करना है। मान चलो जैसे मैं मान लूं मेरे पास ABCD 4 लोग हैं, चारों को कह रहा है कि एक को बार ना चूज करो, तो एक को बार नहीं चूज करोगे तो ABCD जैसे का तैसा पड़ा रहेगा, यानी आंसर क्या आने वाला है 1। जैसे पड़ा रहेगा वैसे ना अरेंज होगा। मेरे पास ABCD ऐसे लाइन से रखे हुए हो और मैं कह दूं तुमको चूज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसका अरेंजमेंट कितना होगा, जैसे पड़ा रहेगा वैसे उसका अरेंजमेंट होगा, यानी एक ही अरेंजमेंट होगा। अगर मैं इसको इधर उधर करके रखूंगा तभी ना अरेंजमेंट यानी गड़बड़ होगा, परमुटेशन बढ़ेंगे, तो इसका परमुटेशन कितना होगा, 1 ही होगा। तो मैं अगर देखूं तो यानी यहाँ पे कितने हैं, यानी 4 हैं, और अरेंज करने का तरीका कुछ बोल रहा ना, कह रहा जैसे वैसे 0 हो गया, इसका मतलब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, 4P0, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आने वाली है। यानी जैसे इन्होंने बोला कि 4P0 करो, 4P0 का मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत हम लोग क्या बोल देंगे कि आंसर क्या आने वाला 1, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जैसे रखा था वैसे के वैसे रखा हुआ है, हम लोगों ने उसको तो कुछ छुआ ही नहीं, और जब छुएंगे नहीं तो जैसे वो सामान रखा वो वैसे ही रहेगा, यानी 1 का 1 ही रहेगा, आर अरेंज मैंने किया ही नहीं। अब अगर मैं इसको फार्मूले से भी सॉल्व करूँ तो ध्यान से समझिए, यानी फार्मूले से सॉल्व करूँ तो पहले क्या लिखता हूँ, फैक्टोरियल एन, फिर अगले में क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो फैक्टोरियल एन में भी 4 है, और अगर मैं देखूं तो 4 माइनस 0 तो भी 4 कट के फिर 1 बन गया कि नहीं। मैं सॉल्व करूंगा तो भी वही आएगा, या मैं डायरेक्टली अगर कहूँ तो भी वही आएगा, यानी समझने वाली बात है। यानी क्या होता है, यानी अरेंज करना, यानी टोटल नंबर, और 0 का मतलब क्या होता है, अरेंज करना। अब 4 लोग हैं, 4 को अरेंज करने के लिए बोल ही नहीं रहा, तो कितनी बार अरेंज करोगे, अरे भैया जैसे पड़ा वैसे ही रहेगा, यानी एक बार अरेंज कर सकते हैं, जैसे था वैसे ही। तो हमेशा जब भी NP0 मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्या बोलोगे कि वह कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। फिर इन्होंने इसको अब एक्सप्लेन करके समझाया होगा, तो द फार्मूला मीनिंग फॉर आर इज इक्वल टू 0 आल्सो, चलो ठीक है। फिर अगले में कुछ और थियरम बोलना है, कह रहा है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। अब इसमें देखो अभी तक हम लोग जो कंडीशन पढ़ रहे थे, रिपीटेशन नॉट अलाउड था, जैसे मेरे पास ABCD 4 लोग थे, मुझे चारों को एडजस्ट करना, तो पहले बॉक्स में मैं चारों में से किसी एक को रख सकता हूँ, मेरे पास 4 चॉइसेस। जब दूसरे बॉक्स की बारी आ रही थी, दूसरे बॉक्स में कह रहा था कि अगर आपने किसी एक को रख लिया तो उसे चूज नहीं कर सकते, यानी ये मेरे लिए खत्म हो गया। तो मेरे दूसरे बॉक्स में 3 लोग हैं, BCD में से किसी को भी रख सकता हूँ, तो मेरे पास 3 चॉइसेस। यानी जब रिपीटेशन नहीं अलाउड होगा तो हमेशा N-1 N-2 के क्रम में हम लोग चलते हैं, इस सीरीज में चलते हैं। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है तो मैं पहले में भी 4 है, दूसरे में भी रखने की 4 चॉइसेस, रिपीटेशन अलाउड है, मेरी इच्छा मैं ए 4 बार रखूँ। तीसरे की में आऊंगा तो तीसरे में भी मेरे पास 4 ऑप्शन है, अगर मैं चौथे में आऊँ तो चौथे में मेरे पास 4 ऑप्शन है। यानी जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो सीधी सी बात है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, N⁻R, यानी टोटल नंबर्स में से जितने लोगों को रिपीट करना उसको क्या लिख देंगे, N⁻R। यानी मेरे पास 4 लोग हैं और चारों को यूज करना, तो मैं क्या लिखूंगा, 4⁻4। अगर मेरे पास 2 लोग हैं, दोनों को यूज करना, 2⁻2 यानी 4 हो गए। चलो एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, थोड़ा आगे करते हैं, यहाँ पे समझते जा पाएंगे। जैसे मेरे पास 4, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास AB है, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड, तो मेरी इच्छा मैं AA करके एडजस्ट कर दूं, मैं BB करके एडजस्ट कर दूं, मैं AB करके एडजस्ट कर दूं, मैं BA करके एडजस्ट करूँ। कितने तरीके बन गए, 4 तरीके बने कि नहीं। यानी मेरा n कितना था, 2 था, तो फार्मूला क्या बना, N⁻N, यानी 2⁻2, यानी कितना आ गया, 4। यानी जब भी किसी क्वेश्चन में कहेगा रिपीटेशन अलाउड है तो जितनी टाइम्स वो कहेगा, यानी R की वैल्यू हमेशा क्या होती, N में जाती। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, यानी N⁻R। चलिए अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट कह रहा है, कह रहे हैं द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट। बड़ा आसान सा चीज है, मेरे पास 4 लोग हैं, ABCD में से कह रहा है A को नहीं लेना है, यानी पहले मेरे पास n कितना था, 4, अब मेरे लिए n कितना बन गया, 3, A नहीं लेना तो 3। अब कह रहे हैं इन 3 में से बस केवल 2 को चूज करो, तो R 2 हो गया, यानी R पे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, N पे फर्क पड़ रहा है। कह रहे हैं कि अगर कहीं पे हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, उस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, तो जितनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे उतने को घटा लेंगे। अगर मान चलो 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं तो टोटल में से क्या करेंगे, 2 को घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2n-1 PR। तो हमको ये तो पता होता है ना, ये मेरे लिए क्या होता है, टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और R मेरे लिए क्या होता है, R मेरे लिए होता है
चूज चॉइस ऑफ चूज, यानी चूज करने के लिए चॉइस, कितने तरीके से हम उसको चूज कर सकते हैं, यानी आर को उसके रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये कम करेगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, दो लोग कम होंगे दो को गायब करेंगे, तीन लोग होंगे तो तीन को गायब करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे ये समझाया हुआ है, तो हमने तो डायरेक्टली बता दिया, बस बात खत्म हो गई। अगले में फिर क्या कह रहे हैं, ये मजेदार चीज है। कहते हैं द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूड इन अरेंजमेंट। अब इसका मतलब समझिए, जैसे मेरे पास मान के चलो तीन लोग हैं, तीनों में से कह रहे हैं कि मुझे दो दो का वो बनाना है, पेयर बनाना है, यानी आर मेरे लिए दो हो गया और यन कितना हो गया, यन तीन हो गया, आर दो और यन तीन हो गया। अब एक बात ये कह रहे हैं कि ए हमेशा हर जगह फिक्स कर देते हैं, यानी तीन में से एक कोई ऑब्जेक्ट को हर एक में इंक्लूड करते हैं। पढ़ो ना, कह रहे हैं ऐसा परमुटेशन निकालो यन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, मैंने माना यन की जगह पे तीन मेरे पास है, जिसमें से एक हमेशा हर एक अरेंजमेंट में फिक्स होगा। जब हर अरेंजमेंट में एक फिक्स कर लेंगे तो इसका मतलब एक तो प्लेस फिल हो ही चुकी, बची कितनी मेरे पास आर, अब आर मेरे पास एक बचा। इसी तरह यन की बात करूं, यन तो तीन था ना, एक की तो जगह हमेशा हर एक में फिक्स ही है, तो यन मेरे लिए कितने हो गए, यन हो गए दो। यानी अब मैं अगर देखूं यन दो हो गए और आर कितना हो गया एक। तो अब अगर मैं इसका मैं निकालूंगा तो इसका इस तरह फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला बन जाएगा 2pr। तो 2pr की जगह क्या हो जाएगा, 2pr की जगह पे हो जाएगा 2pr, तो मैंने पढ़ा ही है, दो ही आएगा। 2pr को सॉल्व करेंगे, 2pr यानी 2p1 की वैल्यू 2 आएगी, यानी मेरे पास टोटल तो 2 हो गए, यानी bc, यानी मुझको कितने तरीके से, इसको ध्यान समझिएगा, यन मेरे पास थे तीन और आर था दो, उसमें से एक की वैल्यू फिक्स कर लो, ठीक, यानी एक को मुझे फिक्स करके रखना। अब मेरे पास चॉइसेस क्या हो गए, पहले में मैंने फिक्स किसको किया, मैं मान लेता हूँ ए को मैंने फिक्स कर लिया है, और मुझे कितने कितने की जोड़े बनाने हैं, मुझे जोड़े बनाने बस दो दो लोगों के। तो मैं चाहूँ पहले ए रखूँ फिर बाद में बी रख दूँ, मेरी इच्छा, मैं जो चाहूँ पहले बी रखूँ बाद में ए को रखूँ, यानी ए हर एक कंडीशन में फिक्स है, ध्यान से समझिएगा। फिर उसके ऊपर से इसी तरह मैं सी की बात करूँ, चाहे तो मैं खाली स्थान रखूँ फिर सी रखूँ, या मैं पहले सी रखूँ फिर खाली स्थान रखूँ। अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल चॉइसेस कितने बन के आ रहे हैं, टोटल मेरे पास चार चॉइसेस बने ना, एक दो तीन चार। लेकिन हर बार में हम लोगों ने क्या किया, लेकिन अभी तो हमको केवल दो मिला और आ रहा है आंसर चार। दो क्यों मिला, क्योंकि मैंने जो ए फिक्स था उसको भी लिया ही नहीं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया, मेरे पास इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, मेरे पास टोटल थे कितने लोग, ए बी सी तीन लोग थे, तो एन बराबर तीन हो गया और आर बराबर दो, तीन में से मैंने मैंने दो लोगों को लेना है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये भी बोल दिया कि देखो भैया एक एकदम फिक्स है, यानी एक लोगों को जैसे मैंने फिक्स कर लिया, यानी वो हर बार आने ही वाला है। तो अब यन मेरे पास कितने चॉइस हो गए, यन अब मेरे पास दो चॉइस हो गए, क्योंकि एक चॉइस तो पहले ही मैंने कवर कर लिया, तो हर जगह रहने वाला, अब यन दो चॉइस हो गया। आर कितने हो गए, अब आर भी एक हो गया, क्योंकि आर क्या होता है, रखने का तरीका होता है ना, एक तो हमेशा बार बार मिल रहा, तो आर भी एक हो गया। यानी अब अगर मैं केवल दो R1 निकालूंगा, दो R1 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, दो, यानी मेरे पास दो भाई हैं, एक तो है मेरे पास बी और दूसरा सी, यानी दो ही तरीके हैं। बट इन दो तरीकों में दो और आने वाले हैं, ए पता नहीं पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, यानी ए बी के साथ दो तरीके से मिल सकता है। यानी मेरे पास दो लोग हैं, पहला मैं ये मान लेता हूँ, दूसरा ये मान लेता हूँ। इसके पास भी ए कितने तरीके से आ सकता है, दो, तो इंटू दो लगाएंगे। इसके पास भी ए कितने तरीके से आ सकता है, दो तरीके से, दो इसके भी साथ लगा लेंगे, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान समझिए। ये मेरे पास बी के लिए वन रिप्रेजेंट किया और ये मैं सी के लिए वन रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे पास ए जो है, ए कितने तरीके से जा सकता है, दो तरीके से जा पाया जा रहा ना, या तो वो बी के पहले आ रहा है या बी के बाद में जा रहा है, उसी तरह वो सी के पहले जा रहा है या सी के बाद में जा रहा है, यानी दो, ये किसके लिए मैंने एक लिखा, ये मैंने बी के लिए लिखा और ये मैंने सी के लिए लिखा, और ये मेरे लिए ए है। ए बी के पास भी दो तरीके बनाएगा, या तो बी के पहले आएगा बी के बाद, इसी तरह ये इसके पास भी जाएगा। यानी अगर ओवरऑल देखें तो मेरे पास बी और सी के दो तरीके हो गए और ए के दो तरीके हो गए, तो टू टू जा फोर, यानी टोटल कितने तरीके हो गए, चार। यानी ए बी के साथ भी दो बार मिल सकता है और ए सी के भी साथ दो बार मिल सकता है, तो टोटल कितने अरेंजमेंट बन गए, टोटल चार। यानी मैं ए बी सी भी लिख सकता हूँ, बी ए भी लिख सकता हूँ, ए सी भी लिख सकता हूँ, सी ए भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए क्या है, हमेशा फिक्स कर दिया। तो हमेशा जिसको फिक्स कर देता है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, जितनी बार फिक्स करता है उतनी बार हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला देखो क्या लिखा है, इसने फार्मूला बनाया n-1। अब इस फार्मूले को हम लोग ध्यान से समझते हैं, कह क्या रहा है, n-1 कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से देखो। n-1 तो हम लोगों ने तो वही तो किया, n-1 जब एक फिक्स किया, यानी n-1 क्या आया, n-1 का मतलब क्या हो गया, दो, दो कैसे आया, टोटल में से एक को घटाया, r-1 जब टोटल में से घटाया, यानी टोटल क्या हो गया, दो, और r क्या हो गया, जो मैंने रिप्रेजेंट किया देखो,
ए का चॉइस जो था दोनों में दो दो बार डिवाइड हुआ तो आर पहले आ गया। यानी अगर मैं फार्मूले से सॉल्व करता इसको तो फार्मूला भी यही कहता, आर कितना है 2n-1, 3 में से 1 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2p2। तो सॉल्व करूंगा क्या होगा 2 गुणे और ये सॉरी ये तो 1 हो गया था ना, आर 2p1 तो कितना होगा 2 यानी 4। यानी टोटल अरेंज करने के कितने तरीके हो गए 4। यही था मेरा फार्मूला। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो सीधी सी बात है, जब वो कहेगा कि आर मेरे पास 2 है, 2 रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन एक उसमें से डिस्टिंक्ट है, फिक्स है, तो यानी जितने भी भैया होंगे 2 लोग उन दोनों में ए दोनों तरीके से जाएगा। अगर अब मान के चल तो मेरे लिए 3 को बोलता, जैसे मैं ले लेता ए बी सी डी और ए को फिक्स कर लेता। ए जैसे फिक्स करता तो ए क्या करता, बी के पास भी जाता, सी के पास भी जाता और डी के भी पास जाता। और वो कह रहा है कि मान चलो 2-2 का जोड़ा बनाओ, तो 2-2 का अगर हम लोग जोड़ा बनाते तो ए हो सकता है पहले आए, ए हो सकता है बीच में आए और ए हो सकता है बाद में जाए। यानी अब अगर मैं देखूंगा जब आर 3 बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आर को यहाँ पे रख लेंगे। यानी ओवरऑल जो फार्मूला बन गया वो सीधे बस ये याद रखिएगा। फार्मूले में क्या याद रखना है, फार्मूले में ये याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में बोले, क्या क्वेश्चन में बोले, ये बोल दे कि मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट जो हर एक चीज में इंक्लूड है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला होगा आर इंटू n-1 इंटू पी r-1। ये उम्मीद है समझ में आया होगा। टोटल ऑब्जेक्ट में से एक का जब प्लेस फिक्स हो जाता है तो उसमें से एक को कम कर लेंगे, यानी मेरे पास अभी n 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आर भी एक फिक्स हो जाएगा तो आर भी एक कम हो जाएगा, यानी दोनों को एक एक कम कर लेंगे और फिर लास्ट में आर का मल्टीप्लाई टोटल आंसर में आर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आर से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आर क्या है, मेरा प्लेस होता है, क्योंकि ए का प्लेस फिक्स नहीं। जैसे यहाँ पे आर मैंने देखा 2 है ना, तो ए 2 तरीके से पहले भी आ सकता है बाद में भी जा सकता है। तो बी के पास भी ए आ रहा है, सी के पास भी ए 2 तरीके से जा रहा है। अगर इसी तरह आर बराबर 3 होता तो ए 3 तरीके से लग सकता था, लेकिन आर 3 जब होगा तो ऑब्जेक्ट भी 2-2 हो जाएंगे। तो इसलिए टोटल में हमेशा आर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइनली हम लोगों का टोटल फार्मूला खत्म हो गया। अब इसके बाद आपका केवल एक्सरसाइज सॉल्व करना है, तो अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। थैंक यू।